नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सेट नंबर 13 है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये सेट 13 है। इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। हाजीपुर विजयपुर, हजीरा से विजयपुर, असम से कानपुर, गुवाहाटी या ऑल ऑफ द एबव। तो पहला कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम था असम से कानपुर। दूसरा कह रहा है कि राजस्थान का खेतड़ी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए, लोहा के लिए या माइका के लिए? तो खेतड़ी खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? तो कपास महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटक, MP, गुजरात। इसका हो जाएगा एक से अधिक, यानी कपास उत्पादक राज्य हो जाएगा इसमें गुजरात, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। ये सब में से एक से अधिक है। चार कह रहा है कि जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? ए में है कि बाहरी प्रवास, ये बदलता है। आंतरिक प्रवास तो इससे नहीं बदलता क्योंकि जनसंख्या अंदर ही रह जाता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इससे भी बदलता है, तो नहीं पूछ रहा था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में सूचीबद्ध दिए हुए है और सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। तो इसका कह रहा है पहला में कि इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल, बांदीपुर। पेरियार कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है, तो ये हो गया बी का 3। अब इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 ही में है तो ये दोनों तो कट गया। उसके बाद कह रहा है कि सिमलीपाल, तो ये आपका उड़ीसा में हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगला कह रहा है कि इंद्रावती, इंद्रावती है आपका छत्तीसगढ़, तो इसका हो जाएगा 4। और बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, यानी 4, 3, 2, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 4, 3, 2, 1, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 6 नंबर कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? खासी की पहाड़ियाँ, सुंदरबन डेल्टा, निकोबार द्वीप समूह या एक से अधिक? तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है आपका सुंदरबन डेल्टा में, यानी कि 6 का बी हमारा राइट आंसर है। 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है? ए में है कि दलदली मिट्टी कच्छ की रण, बी में है नमकीन मिट्टी मरुभूमि, सी में है पीट मिट्टी यूपी, डी में है लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला में तो है दलदली मिट्टी कच्छ की रण, तो ये तो सही है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे कच्छ का रण में गुजरात में। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में, ये भी सही है। पीट मिट्टी यूपी में नहीं पाया जाता है, जबकि लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 में कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? महानदी, इंद्रावती, दूध नदी या नन ऑफ द एबव? तो किसके किनारे है? इंद्रावती। यहाँ भी अभी देख रहे थे कि इंद्रावती कहाँ पड़ रहा था, तो छत्तीसगढ़, 1 था। और इसमें पूछ रहा था कि छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर है वो किस नदी के किनारे है? तो इंद्रावती। 9 में कह रहा है कि महानदी का जल तद निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ कहाँ फेमस है, फैला हुआ है? तो कर्नाटक में भी, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक, डी हमारा राइट आंसर है। 10 में कह रहा है कि पश्चिम तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भाग कहा जाता है कन्नड़ तट। ये ऐसे देखिएगा तो ऊपर में हो जाएगा कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, तो ये हो जाएगा बीच, ऊपर का भाग कोंकण, फिर कन्नड़, मध्य का भाग और नीचे का भाग मालाबार, केरल तट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कन्नड़ मैदान। 11 नंबर कह रहा है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? इसकी पश्चिमी भाग मालवा पठार है, इसका दक्कन पठार का, यह दक्कन पठार का भाग है या अरावली से घिरा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ये दक्कन पठार का भाग है जो केंद्रीय उच्च भूमि है। ये अरावली से, यहाँ पे जब इसका देखिएगा तो यहाँ पे अरावली पर्वत पता है राजस्थान के पास, और पश्चिम भाग मालवा पठार है, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक। 12 कवर कह रहा है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ए में है कि सादी कली समिति, बी में है दिलीप सिंह भुरिया समिति, सी में है PK थुंगन समिति, डी में है डुमरलाल बैथा समिति। तो किससे संबंधित है? तो यह है जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, दिलीप सिंह भुरिया समिति। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? यह सदन की कुल संख्या 1/5 है, यह कुल का 1/10 है, तो कोरम के लिए 1/10 चाहिए, तो सदन के कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? ए में कह रहा है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, तो ये सही है। बी कह रहा है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा।
15 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो किस में है? एक में, छठा में, चौथा में या दूसरा अनुसूची में? तो इसका वर्णन है चौथी अनुसूची में। छठी अनुसूची में किस में क्या वर्णन है? तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में। दूसरा में क्या है? तो वेतन एवं भत्ते। फर्स्ट में क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र 28 राज्य प्लस 8 यूटी का वर्णन है। दूसरा हो गया, दूसरा में वेतन एवं भत्ते। तीसरा में है शपथ और चौथा में है चतुर्थ अनुसूची के बारे में। चौथी में है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान है। पांचवा में क्या था? तो अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां में 3 सूचियां दिया हुआ है, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। आठवां में क्या है? भाषा के बारे में है। प्रारंभ में 14 था, अभी वर्तमान में टोटल 8 जुड़ने के बाद 22 हो गया है। अब हो गया 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि कुछ अल्पीकरण की विधियां जो कि बाद में जोड़ा गया था 91 संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 10 हो गया, 10 में है दल बदल। 11 में हो गया पंचायती राज से संबंधित कुछ विषय और 12 में है नगर निगम से संबंधित। तो ये हो गया आपका कौन सा पूछा था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो चौथा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम है। ए में कि पूंजी का आवागमन, तो ये तो होगा ही। वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार, ये भी होगा। और वित्त का प्रवाह, ये भी होगा। तो इसका है 1 से अधिक, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 17 कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड या वित्त आयोग? तो कौन निर्धारण करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 18 कह रहा है कि भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का पहचानिए। तो पहला कह रहा है कि यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, तो ये तो सही है। बी कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 51 में जारी किया गया था, तो 51 से 56 तक था, ये भी सही है। थर्ड सी कह रहा है कि पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना से वस्तुकार थे, तो नहीं, एक किसका थे? तो प्रथम का न रह के सेकेंड का थे। और प्रथम का कौन थे? तो प्रथम का थे आपका हेरर डोमल मॉडल पर आधारित था। डी हो गया 1 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो? जब पूछ रहा था कि गलत पूछ रहा था, तो इसका सी गलत हो जाएगा। 19 कह रहा है कि 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखा? बीजी तिलक, पेंड्रेल मून या राजेंद्र प्रसाद? तो इंडिया डिवाइडेड कौन लिखे थे? तो राजेंद्र प्रसाद लिखे थे। 20 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो इसको किसने फेंका था? बंकुटेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास या ऑल ऑफ द एबव? उसमें बम फेंकने का कौन किए थे काम? एक बंकुटेश्वर दत्त, इनके साथ और कौन थे? तो भगत सिंह थे, भगत सिंह। 21 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? राष्ट्र बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद? तो ये किसने पेश किए थे आजाद हिंद फौज की संकल्पना? तो ये राष्ट्र बिहारी बोस प्रस्तुत किए थे। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर स्टेफर्ड क्रिस थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो नहीं पूछ रहा था, तो हो जाएगा विलियम बॉर्ड, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। 23 कह रहा है कि सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बरदौली सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों पर केवल नील उगाने के दबाव डालने के विरुद्ध, तो ये तो चंपारण था। बी कह रहा है कि गांधी जी की राजद्रोह के कारण कैद के विरुद्ध, ये भी नहीं था। अंग्रेज सरकार द्वारा नमक कानून थापने के विरुद्ध, ये भी नहीं था। प्राकृतिक आपदा के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के विरुद्ध, तो यही रीजन है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर विचार कीजिए। ए कह रहा है क्रिप्स मिशन, बी कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, 3 में है व्यक्तिगत सत्याग्रह, 4 में है अगस्त प्रस्ताव। तो पूछ रहा है कि इसको एक क्रम में व्यवस्थित कर सही कूट चुनिए। तो इसमें ऐसे पहला लगा सकते हैं जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विरोध में शुरू किया गया था, तो पहले 1 होगा और उसके बाद 2 होगा। तो 1, 2 इसमें भी है, ये तो कट जाएगा। 1, 2 इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी है। अब है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये 40 के आसपास शुरू हुआ था और ये भी 40 शुरू हुआ था। तो अगस्त प्रस्ताव व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 25 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, डी में है फिरोज शाह मेहता। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 10 से दूसरा, 10 से दादा, इससे याद कीजिएगा। और पहला का इसका सी हो जाएगा। पहला का अध्यक्षता किसने किया था? 85 में, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा हो गया आपका 86, पहला कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। दूसरा BCM और ई
पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। 85, 86, 87 और 88। तो दूसरा में तो आपका हो गया दादा, तीसरा में हो गया बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम थे। और 86 में 85, 86, 87, 88 में हो जाएगा जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज। इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 का रहा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए में कि उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण तो यहाँ से नहीं किए थे, पूर्व बंगाल एवं उड़िया ये भी नहीं था, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रदेश से प्रांत थे तो यही किए थे। इसको इसी के द्वारा सहयोग दिया गया था वो लोग को, इसीलिए ये लोग जो विरोध में थे उनका ना सिलेक्ट करके गोरखा सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से सिलेक्ट किए थे, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 27 कह रहा है कि ब्राह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था ग्रामीण बंगाल दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग। और डी में कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ तक ये सीमित था, तो इसका हो जाएगा शहरी शिक्षित वर्ग, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 28 कह रहा है कि हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था। ए में है हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी में है दीनबंधु मित्र, सी में है बाबुल मनी, डी में है नवीन चंद्र सेन। तो हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन है, तो इसका हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। 29 कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार किया जाता है, तो ये हो जाएगा रैयतवारी। रैयत का मतलब ही होता है किसान, इसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था खुद ही, रैयतवारी हो गया। 30 कह रहा है कि भारत में 1914 से 23 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी, इसके पीछे क्या रीजन था। तो होम रूल लीग की गतिविधियाँ, बी में है कांग्रेस आंदोलन, सी में है सेना में बलपूर्वक भर्ती, या डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो बिना रुकावटे को चल रहा था, इसका मेन रीजन था कि सेना में बलपूर्वक भर्ती। इसका आंसर सी दिया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसका कहना था कि 14 से 23 के बीच जो इस समय गांधी जी क्या था प्रथम चल रहा था 1914 से 18 के बीच। इस समय क्या था, गांधी जी सबको प्रेरित कर रहे थे अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए, ताकि हम लोग को बाद में आज़ादी मिल जाएगा। तो यही रीज़न था कि सेना में बलपूर्वक भर्ती करवाया जाता है और इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है भर्ती कराने वाला सार्जेंट, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 31 पे चलते हैं। 31 में एक तरफ खोजकर्ता है, दूसरी तरफ उसका जन्म स्थान दिए हुए है, तो इसको पहले ऐसे लिख के बनाइए तो आसानी से बन जाएगा। ABCD। कोलंबस कहाँ का था, तो ये इटली का था, तो ए का क्या हो जाएगा 3। अब इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि 3 किस में है, तो 3 4 इसमें भी, 3 4 इसमें भी, तो ये दोनों कट जाएगा। अब बी का 4 खुद ही निकल के आ गया कि जेम्स कार्टियर कहाँ का था, तो फ्रांस का था, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। अब है कि सर फ्रांसिस ड्रेक, तो ये कहाँ का था, तो ये यूके का था, और मैगलन था आपका पुर्तगाल का। तो 3 4 2 1, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया। तो ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, डी में है औरंगजेब। तो इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। ए में एक में है कि उपवादी में बारूद का आगमन हुआ, तो नहीं, बारूद का आगमन आपका जो राजसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध कहा जाता है 1765 में हुआ था। 1565 हुआ था। राजसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था देख लीजिएगा, तो उस समय ही यूज कर लिया गया था, यानी बाबर के आने के पहले। तो ये हो गया आपका, ये तो हुआ नहीं। दूसरा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, तो ये भी नहीं, ये भी आपका दिल्ली सल्तनत में ही हो गया था, यानी कि 2 भी गलत है। 3 में कह रहा है कि प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, तो हुई थी। 4 में एक युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। 34 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात कौन बना। ए में है मालिक जुनैदी, बी में है गयासुद्दीन बलबन, सी में है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात कौन बना था, तो गयासुद्दीन बलबन बना था। इसका बी हमारा राइट आंसर। एक सेकंड, इसका दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात कौन बना था, तो इसमें दिया है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, सी हमारा राइट आंसर दिया है। लेकिन इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 34 का सी दिया है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन, ऐसे कहीं कहीं हम कहीं बलवन पढ़े हैं, इसको ऐसे एक बार मिला लीजिएगा। 34 का नाइब ममलिकात। 35 कह रहा है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है और इसे किसने खरीदा था, तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी खरीदवाया था, मतलब शासनकाल में खरीदा गया था। खरीदा कौन था, तो नुसरत खान खरीदा था।
ये PYQ है जिसको BPSC इसको नुसरत खान आंसर माना था। 36 कर रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो कौटिल्य अचानक कहाँ प्राध्यापक थे? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या एक से अधिक? तो ये तक्षशिला में थे, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। 37 है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो कौन था? हर्षवर्धन, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य या एक से अधिक? तो इसका हर्षवर्धन होगा। 38 है कि सूचीबद्ध ये हुए सूची 2 से मिलाना है, तो इसको पहले लिख लीजिए ABCD। चंद्रगुप्त वन, इसमें सबसे आसान कौन लग रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य कहा जाता था, तो सी का आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब है अगला कि समुद्रगुप्त, इसका प्रयाग शिलालेख था, तो इसका 3 हो जाएगा, 3 4, यानी बी का 3, यानी सी हो जाएगा इसका 2 और इसका 1, यानी चंद्रगुप्त वन का हो जाएगा कुमार देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके काल में कौन आया था? तो हर्षवर्धन आया था हर्ष के काल में, हुएनसांग, और एक आया था आपका मेगास्थनीज, तो ये तो मौर्य में आया था। एक सेकेंड, मेगास्थनीज से सुना फांसी हुई, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, फाहियान। उसके बाद है कुमारगुप्त वन, तो इसे महान महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी, तो इसका हो जाएगा 2 3 4 1। 39 कह रहा है कि मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? लक्षणाध्यक्ष, सन्निधाता, रूपदर्शक या एक से अधिक? तो ये इसका रूपदर्शक का काम होता था। सिक्का यानी कि जो मुद्राओं का परीक्षण की जिम्मेदारी मिली थी, रूपदर्शक। 40 कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख? तो वह जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो क्या है? इंडिका। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज। 41 कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ए में है चंद्रगुप्त, बी में है बिंबिसार, सी में है उदयन, डी में है अजातशत्रु। तो चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। 42 की निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? ए में है गुरु अंगद देव, अर्जुन देव या तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव और गुरु हरगोविंद। तो इसका क्या हो जाएगा? बी की गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को कौन मरवाया था? औरंगजेब, और अर्जुन देव को जहांगीर। 43 का 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो बेगम हजरत महल लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा था। तात्या टोपे ये कानपुर में थे, तात्या टोपे नाना साहब, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। 44 कह रहा है कि चौथी वेद संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक, मुगलीपुत्र, महाकश्यप, आनंद। इसमें ऐसे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला किया था महाकश्यप, दूसरा सवाकामिर, तीसरा मुगलीपुत्र 30 और चौथा वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगलीपुत्र 30, महाकश्यप, सवाकामिर, मुगलीपुत्र 30, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यह भी पूछ देता है कि पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्षता राजा कौन था उस समय? तो इस समय था अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। चौथा में हीनयान और महायान में बंट जाता है, चौथी बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है पुराण, वेद, श्रुतियाँ या एक से अधिक? तो सबसे प्राचीनतम है आपका वेद। 46 पे चलते हैं। 46 का उपर्युक्त में सही कथन चुने। ए में है कि जल निकास की व्यवस्था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक में कह रहा है कि जल निकास की व्यवस्था थी लेकिन यह अनियोजित थी, तो ये गलत है, नियोजित थी। बी 2 में है कि सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं गई थी, गलत है, अपनाई गई थी। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, तो ये सही है। नगर 2 भागों में विभाजित थी, पहला गढ़ जो ऊंचाई पे रहता था और दूसरा निचला शहर, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा था, लिखा नहीं है। 47 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? ए में है प्राक इतिहास, बी में है आदि इतिहास, सी में है इतिहास, डी में है एक से अधिक। जिसे आदि इतिहास कहा जाता है। आदि इतिहास का मतलब क्या होता है कि वहाँ अभिलेख तो मिला है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सका है वैसे, तो उसे कहा जाता है आदि इतिहास। जिसमें पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक। और प्राक इतिहास मतलब उसमें कुछ मिला ही नहीं है। 48 कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजीरा, दमसादत या कलीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो मिला है आपका मेहरगढ़ से, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगर इसमें पूछेगा कि अतरंजी खेरा अगर ऑप्शन में रहेगा तो अतरंजी खेरा हो जाएगा, अगर ये इसमें नहीं है तो इसलिए मेहरगढ़ होगा। 49 कह रहा है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। तो उच्च जाति 15.52%, ये तो सही है। SC ST मिलाकर 21.33, ये भी सही है। पिछड़ी जातियाँ 23% है, 23.14, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 कह रहा है कि कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो जर्दालू आम है, मूंगा रेशम नहीं है, कतरनी धान होना चाहिए था यहाँ पे, और मघी पान ये भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा, नहीं पूछा था। 51 कह रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। ए में है आहर पाइन, बी में है नहर पाइन, सिंचाई पाइन या खड़ीन पाइन। तो इसे आहर या पाइन कहा जाता है, ए हमारा सही आंसर है। 52 कह रहा है कि थार्नबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है नम उप आर्द्र का। 53 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो सबसे पुराना क्या हो जाता है, अर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके आधा कबी, कुडप्पा, उसके बाद बिंद। तो इसमें पूछ रहा है रोहतास पठार, तो ये किसका है, तो बिंद का हिस्सा है। उसके बाद उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ हो जाएगा, तो ये तो बहुत चतुर्थक है। उसके बाद खड़गपुर, तो ये धारवाड़ क्रम की है, तो ये इसमें पुराना है। जबकि उत्तर गंगा मैदान ये तो बहुत बाद आया है, तो इसका हो जाएगा सी है, ये हो जाएगा धारवाड़ क्रम का, इसलिए खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। 54 कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है। पटना, शिवहर, मुंगेर या एक से अधिक। तो सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, पटना, और सबसे गरीब जिला शिवहर। अगर न्यूनतम पूछेगा सबसे कम समृद्ध तो शिवहर, सबसे ज़्यादा समृद्ध तो पटना। 55 है कि कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाओ के लिए लागू की गई है। मनरेगा, उज्ज्वला, जीविका या एक से अधिक। तो बिहार सरकार द्वारा चलाया गया योजना है जीविका। 56 है कि यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचे तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा सिंचित होगी। यहाँ से साइंस आ गया। तो एक में कह रहा है गतिज ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी में है मांसपेशीय ऊर्जा, डी में है पुरातत्वीय ऊर्जा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। 57 है कि एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकेंड के चाल से गतिशील है x दूरी में, इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु को चाल 3 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। इसका हो जाएगा 9F, डी हमारा राइट आंसर है। 58 पे चलते हैं। 58 कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.9 मीटर पर सेकेंड या 29 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा पलायन वेग पृथ्वी का कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 59 है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परागमन होता है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठोस में। निर्वात से जाती है, नहीं जाती है। इसके विपरीत होता है आपका लाइट में, प्रकाश में। सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में और ठोस में। जबकि ध्वनि तरंग का सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, तो ठोस में। 60 कह रहा है कि किसी प्रवाहकीय तारे से जुड़ने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उसमें समान क्षमता हो, आवेश हो, पोटेंशियल हो या एक से अधिक। तो अगर समान आवेश रहता है तो समान पोटेंशियल होने पे प्रवाहित नहीं होती है कोई धारा, तो इसका हो जाएगा सी। 61 कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर बटा आर डैश अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 36, यानी ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 62 कह रहा है कि जल के अणुओं की अर्थपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। ए में है विसरण, बी में है परासरण, सी में है संकुचन, डी में है नन ऑफ द एबव। तो जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है, तो ये परासरण कहलाता है। 63 कह रहा है कि निम्नलिखित नियमों में डाल्टन के अनुसार सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। ये भी PYQ है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अस्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम या बहुअनुपात का नियम। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है। रेडियोधर्मिता के नियम में नहीं किया गया, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अस्थिर संगठन का नियम, बहुअनुपात का नियम, ये सब में किया गया है। इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी हमारा सी राइट आंसर है। 64 कह रहा है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है। उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से लाल लिटमस को नीला हो जाएगा। तो लाल लिटमस नीला कैसे
लाल लिटमस नीला कैसे हो जाएगा, तो क्षार से होता है। इसका ट्रिक बताए थे, छालनी, क्षार लाल को नीला कर देता है, जबकि यहाँ नील हो जाता है, अम्ल नीला को लाल कर देता था। तो यानी लाल से नीला हुआ तो उसमें क्षार है। 65 कह रहा है कि पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल या डक्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डक्टाइल, डी हमारा राइट आंसर है। 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है जो समान तापक्रम पर तरल है, तो तरल में कौन रहता है, तो ब्रोमीन रहता है। 67 है कि प्लास्टिक एक यौगिक है, एलिफैटिक अम्लों का, एरोमेटिक अम्लों का, एरोमेटिक एल्कोहल का, एलिफैटिक अम्लों और एरोमेटिक एल्कोहल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी की एलिफैटिक अम्लों और एरोमेटिक एल्कोहल का। 68 है कि एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों द्वारा आसानी से कार्बोजेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। टोलेंस अभिकर्मक, फेहलिंग का अभिकर्मक, गिरांट का अभिकर्मक या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका एक से अधिक, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 69 है कि संघनन क्या है, वाष्प का द्रव में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, ठोस का गैस में बदलना, ताप ऊर्जा का शीतलन ऊर्जा में बदलना। तो संघनन हो जाता है वाष्प जो द्रव में बदलता है उसे ही संघनन कहते हैं। 70 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है लोहा का जलयोजन, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की न ही हानि और न ही लाभ, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लाभ या लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है। तो इसका हो जाएगा ए कि लोहा का जल योजन, जब उसमें जल का योजन होता है तब उसका मोर्चा, यानी कि वही जंग लगने से संबंधित है। मोर्चा का मतलब देख लीजिएगा। 71 है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं कोलिकर, स्कूप, स्लाइडेन व स्वान और विल्किंस। तो क्या है, स्लाइडेन व स्वान है कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा देने वाले। 72 है कि किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, केवल लड़कियों में, केवल लड़कों में, लड़कियां और लड़कों दोनों में, या नन ऑफ द एबव। तो केवल लड़कियों में पूर्ण युग्म होता है, जैसे एक्स एक्स दोनों होता है, जबकि लड़कों में एक्स और वाई होता है। शायद यही गुण पूर्ण युग्म पूछ रहा है, तो ए हो जाएगा। 73 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो इसका कितना हो जाता है समान फ़ारेनहाइट में, तो 28.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेंटीग्रेड में दीजिएगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको अगर केल्विन में बदलेंगे तो 273 में 37 ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 300, 2 1 3, तो हो जाएगा आपका 300 केल्विन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हमारा सी राइट आंसर है। 74 कह रहा है कि एक तरफ दिया हुआ है ABCD और दूसरे तरफ 1 2 3 4 से मिलाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बी का सिल्वर फिश, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है बी का 1, यानी कि सिल्वर फिश है, पड़ रहित कीड़ा। ए का 2 है, यानी कि ए का 2 कीवी जो है उड़ान रहित पक्षी है। डी का 3 है, डी का आप देख सकते हैं 3 हो गया कि सांप अंग रहित रेंगने वाला, और मछली हो जाएगा अंग रहित पशु। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसको देख सकते हैं, बी राइट आंसर है। 75 कह रहा है कि मोनोकोटाइलडॉन में संवहनीय बंडलों में नहीं होता है, फ्लोएम, जाइलेम, कैम्बियम या एक से अधिक। तो इसमें कैम्बियम नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दांतों में क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो दांत में क्या होता है, कैल्शियम होता है। 77 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, ए में है टाइलिन, बी में है लाइपेज, सी में है इरिप्सिन या डी में है लाइसोजाइम। तो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कौन करता है, तो ये करता है लाइसोजाइम। 78 है कि निम्न में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफिरोल कहते हैं, D2, D3, B2 या B12। तो ऑर्गो कैल्सिफिरोल किसे कहा जाता था, D2 को कहा जाता है। 79 में कह रहा है कि मानव शरीर में वायु की अभिगमन का कौन सा क्रम सही है। तो इसमें क्या होता है, पहले आएगा आपका नाक की नली, यानी नासा मार्ग से जाएगा ग्रसनी में। जैसे ऐसे चित्र बना के अगर इसको देखिएगा तो पहले हम लोग नाक से जब सांस लेते हैं तो पहले नाक की नली से ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद आपको आ जाए स्वर तंत्र, यहाँ पे जो कंठ वाला तंत्र रहता है, उसके बाद ट्रैकिया में जाता है, फिर श्वास नलिकाएं, फिर फेफड़ा में चला जाता है। तो ये हमारा क्रम जो है वो सही होगा। 80 नंबर कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान निम्न के मध्य है। तो मानव रक्त का पीएच मान किसके मध्य होता है, 7.5 से 8 के मध्य होता है। 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है, ए में है कि दिल की धड़कना, श्वसन, मूत्र निर्माण। तो सब स्वैच्छिक कार्य ही हैं।
सॉरी स्वैच्छिक पूछ रहा है, तो स्वैच्छिक नहीं है, सब ऐच्छिक है, खुद से हो। स्वैच्छिक मतलब है कि जो खुद इच्छा से करते हैं, जबकि ये सब अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कना, श्वसन, मूत्र निर्माण, ये सब, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। 82 पे चलते हैं। 82 कह रहा कि निम्न में से एक लिम्फायड अंग नहीं है। ए में है यकृत, बी में है अस्थिमज्जा, सी में है थाइमस, डी में है एक से अधिक। तो कौन सा लिम्फायड अंग नहीं है पूछ रहा है, लिम्फायड अंग, तो इसका हो जाएगा बी अस्थिमज्जा। 83 कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। ए में है श्वास रोग यानी दम्मा, बी में है कॉलरा यानी हैजा, सी में है गलगंड यानी गेटर, या डी में है रक्ताल्पता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वास रोग या जो दम्मा जो है वो बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया से होता है, अंतर्गत आता है। 84 है कि इटाई अटाई रोग किसके कारण होता है, पारा, लोहा, कैडमियम या एक से अधिक। तो इटाई अटाई होता है कैडमियम के कारण। 85 कह रहा है कि जिस पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, इसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो किसका किसका बायोडीजल में उपयोग किया जाता है, ए में है करंज, बी में है महुआ, सी में है जेट्रोफा और डी में है अरंडी। तो करंज, महुआ, जेट्रोफा या अरंडी सबका किया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है। तो वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, तड़ी झंझा और बादल गरजना और प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन बनाने में मेन सहयोग करती है प्रकाश संश्लेषण, जो कि ऑक्सीजन देती है और CO2 ग्रहण करती है। 87 कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण को विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणें या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे, सूक्ष्म रे, पराध्वनिक रे या परावैगनी किरण। तो इसका हो जाएगा पराध्वनि का इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव। तो ऐसे सुनते होंगे कि अल्ट्रासाउंड है, भ्रूण के जांच के लिए अल्ट्रासाउंड, यानी कि पराध्वनिक तरंग से उसका यूज किया जाता है। 88 है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है। ए में मछली, बी में बैक्टीरिया, सी में है डायनासोर, डी में है कौवा। तो सबसे प्राचीन प्राणी बैक्टीरिया दिया है आंसर, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। 89 है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो कोलीफॉर्म का मतलब हो गया आपका कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, यानी ये सही आंसर है। 90 कह रहा है कि 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसे वियतनाम में दक्षिणी मुक्ति या राष्ट्रीय पुनः एकीकरण दिवस के रूप में माना जाता है। ये में है द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम का प्रवेश, तो ये नहीं था। इसका मेन रीजन था आपका सी कि साइगोन का पतन और वियतनाम युद्ध की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है डी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ईवी निर्माताओं को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और घरेलू ईवी उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 92 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एनालेना बैरबॉक के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। तो पहला क्या है कि एनालेना बैरबॉका को 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, तो सही है। बी में कह रहा है कि वह पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और इस पद पर आसीन होने वाली कुल 5वीं महिला है, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि बैरबॉका ने 167 मतों से चुनाव जीता और उसने हेगा सीमेंट को पीछे छोड़ दिया, तो ये भी सही है। डी कह रहा है कि उनकी अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाना, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडों को आगे बढ़ाना और सदस्य राज्यों के लिए ईमानदार मध्यस्थता और एकीकरण बनाना शामिल नहीं है, तो ये शामिल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सत्य पूछा था, इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। 93 कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का थीम या विषय क्या था। युवाओं के लिए हरित कौशल, भविष्य के लिए कौशल, AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। तो यही था कि AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा का सशक्तिकरण करना है। 94 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला आधिकारिक शोरूम किस शहर में खोलने की घोषणा की है। बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो कहाँ घोषणा किया है, तो मुंबई में किया है। 95 कह रहा है कि पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई आधार सहित कितनी है, जो विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 72 फीट ऊंचा है, 72 फीट। 96 कह रहा है कि हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा घोषित विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की लागत कम करना, उसकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना, यानी कि सी राइट आंसर होगा। 97 है कि भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणालियाँ सौर और अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके प्राथमिक उद्देश्यों को सही ढंग से दर्शाता है।
तो इसका सी है कि सौर्य का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया वाली सामरिक क्षमताओं का प्रदान करना है, जबकि अग्नि 5 लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध के लिए है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। 98 है कि बिहार में जमीन के डिजिटल सर्वेक्षण और चकबंदी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी नई तकनीक अपनाई है? तो ये अपनाई है ड्रोन तकनीक। 99 कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के किस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जुलाई 2025 में पूरा हुआ और ट्रायल रन शुरू किया गया? दानापुर से मीठापुर, पटना रेलवे स्टेशन से ISBT, गांधी मैदान से पटना साहिब या सगुना मोड़ से पाटलिपुत्र स्टेशन? तो ये दानापुर से मीठापुर शुरू हुआ था। 100 है कि बिहार के किस साहित्यकार को उसके उपन्यास गंगा के पार के लिए साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसका है गंगा के पार? तो ये है कमलकांत झा का, बी राइट आंसर है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा ISPCS टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट हो या लगे कि गलत है तो उसको कमेंट में बता दीजिएगा, सुधार देंगे।